नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, मोदी जी अभी विदेश दौरे से लौटे हैं, विश्व में दुनिया में भारत का डंका बजा करके आए हैं। इधर जापान में एक बड़ा खेल हो गया। जापान के मंत्री ने जो एक बुलेट ट्रेन को लेकर के कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जो अब शायद इस पूरे मिशन को लेकर के एक बड़े झटके के तौर पर माना जा सकता है। मोदी जी के लिए तो कम से कम झटका तो है। अब वो लगता है कि नहीं लगता है वो अलग बात हो सकती है। जो जिन शब्दों में ये बात कही गई है, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो शब्द बेहद शर्मसार करने वाले शब्द हैं और साफ तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हैं, उनकी नीति पर सवाल उठाते हैं, नीयत पर सवाल उठाते हैं, कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाते हैं। उन्हीं तरीकों पर जिसका गुणगान नरेंद्र मोदी करते नहीं थकते हैं और जिसका गुणगान करने के लिए उनको 24-24 घंटे काम करना पड़ता है। सर, सवाल यह है कि आखिर ये क्यों? एक तरफ हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा रही है और एक तरफ बुलेट ट्रेन को लेकर के जापान से ऐसी खबर आ रही है, ऐसे शब्दों में आ रही है। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। आपने शुरुआत में एक ऐसी बात कह दी कि मोदी जी को झटका लगेगा। नहीं, मोदी जी झटका प्रूफ है। उनको किसी भी तरीके का झटका ना लगता है, ना वो महसूस करते हैं। झटका सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि पहले आपको महसूस करना होता है, और मोदी जी उस फीलिंग से ऊपर उठ चुके हैं। चाहे वो झटका हो, चाहे एम्बेरसमेंट हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह की चीजें होती रही, वो इन सब चीजों से बिल्कुल एक तरीके से प्रूफ है उनका। किस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता उन पर, और ना ही उनके सिस्टम पर कोई फर्क पड़ता है। कोई आलोचना हो जाए, कोई कोई हाँ किसी ने कोई दो लाइन अच्छी कह दी कि मोदी इज एंजल, वो जो ट्रम्प जुला करता है ना बैठ करके, इज वेरी ब्यूटीफुल, इज लाइक एंजल, उस पर तो सारे पोमेरी नाचने लग जाएंगे। लेकिन जापान के पूर्व मंत्री है, इसने जब बुलेट ट्रेन की पूरी कहानी खोली, तो फिर मोदी जी को झटका क्यों लगना चाहिए? आप ज्यादा उछल कूद करोगे तो वो अपने दोस्त को दे देंगे। वो बुलेट ट्रेन चलाए चाहे कुछ और चलाए, वो अपना करता रहेगा। क्या खास बात है? घाटे का सौदा ही तो साबित करना है। एक बार इसरो का हाल देख लीजिए, बाकी जगह का हाल देख लीजिए। पहले घाटा बता दो, उसके बाद जो खेल करना है कर दो। तो ये सारी परिस्थिति, मोदी जी तो इन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। जापान का जो पूर्व मंत्री है उसने क्या कहा, मैं एग्जैक्ट बताता हूं आपको। पूर्व जापान मंत्री अकीहिरो ने कहा, ट्वीट भी दिखा दीजिएगा, और उस ट्वीट का जबरदस्त ट्रैक्शन है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर। पूरे सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने उसको देखा, उस पर कमेंट किए। परियोजना में जो देरी हो रही है, 2015 की परियोजना है और अभी भी 2027 में फर्स्ट फेस आएगा, 2029 में पांचवा फेस आएगा। यानी कि 5 फेस में बुलेट ट्रेन आएगी। अब आप सोचिएगा, ये केवल मोदी कर सकते हैं। और कोई प्रधानमंत्री होता तो सीएजी खाल उतार कर देता पूरी सरकार की कि क्या ये क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ मनी है। अभी तक उसका क्या प्राइसेस बढ़ा है, सारी चीजें हुई है, उसमें भी मैं आऊंगा सारा। तो ये जो जापान के मंत्री है ओकिहारा, इन्होंने बाकायदा एक ट्वीट करके, माकिहारा, इन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय पक्ष की अत्यधिक लापरवाही और केवल अपने हितों को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति के कारण ये परियोजना अटक गई, जबकि जापानी टीमों ने बातचीत और परियोजना को आगे बढ़ाने में पूरी निष्ठा और समर्पण से काम किया है। 508 किलोमीटर लंबी इस बुलेट ट्रेन का लाइन का अधिकांश वित्त पोषण, आपको पता है, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन बैंक जो है उसके जरिए किया जाना था, और 81% वहीं से आना है, बहुत ही सो कॉल्ड बहुत सस्ती दरों पर, लगभग मुफ्त के बराबर। भूमि अधिग्रहण लगभग पूरा हो चुका है और अधिकांश पिलरों का निर्माण भी हो चुका है। परियोजना का लक्ष्य 2027 में ट्रायल शुरू करना और 2029 तक इसे पूरा करना है। इसमें थोड़ा सा नया ऐड किया है पिछले हफ्ते अहमदाबाद में श्री मानसविनी वैष्णव ने, जो उद्घाटनों के समय ताली बजाते हैं, आज भी बजा रहे थे जींद में, जिस हाइड्रोजन ट्रेन का आपने उद्घाटन किया। कल रात को ये आगे थे वो, और आज ताली बजा रहे थे मोदी जी जब डंका बजा रहे थे। बेसिकली राम प्रकाश जी है क्या, मोदी जी पहले फैसले करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। आप मुझे एक बात बताइए, ये पूरा मामला क्या है? ये सारा विवाद क्या हुआ? ये कॉस्टिंग के ऊपर हुआ और सिग्नलिंग सिस्टम के ऊपर हुआ। जब आप ट्रेन खरीदने जा रहे हैं तो क्या आपको ये सारी बात पहले पता नहीं होनी चाहिए, और सारे प्राइसेस पहले लॉक नहीं करने चाहिए कि भाई इस चीज पे सारी चीजें ये इस तरीके से होगी? पहले झगड़ा किस बात पे हुआ कि जो कंपार्टमेंट्स है ट्रेन के वो हम आपसे नहीं लेंगे, फिर सिग्नलिंग पे आ गया, फिर रोलिंग स्टॉक पे आ गया, और फिर हर चीज पे विवाद बढ़ता चला गया। तो ये सारी बातें तो अगर आपने पहले डिसाइड नहीं की तो फिर समझौता किस बात का कर रहे थे? आपने राफेल का देखा ना किस तरीके से 128 जहाजों की बजाय 36 का ऑर्डर कराए। जब जहाज आगे फिर कहते सोर्स कोड दे दो। अरे भले आदमी हो, ये सारी चीजें एग्रीमेंट के अंदर होती है। उसके बाद सोर्स कोड मांगने चल पड़े। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में राफेल का वो हुआ था सौदा, उसमें तो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की बात थी, ये सोर्स कोड मांगते फिर रहे।
जब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया स्पेसिफिक अनाउंसमेंट थे 26, उनके साथ आना था, उसको छोड़ दिया, जाके 36 का दस्तखत कराए, बाद में कहते सोर्स कोड दे दो। तो मोदी जी विद्वान आदमी है, वो नॉन बायोलॉजिकल कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ क्या हुआ, मोदी के भक्त भी टूट पड़े उस मंत्री के ऊपर कि मोदी की सरकार ईमानदार है, फला है, ये है वो। सब बेसिकली सिग्नलिंग सिस्टम के ऊपर आया। जापान सुरक्षा के लिए अपनी डीएटीसी प्रणाली लागू करना चाहता है, लेकिन भारत में जो इंटरपोलरेबिलिटी के हिसाब से उन्होंने ध्यान में रखते हुए जो साइमंस कंपनी है उसकी ईटीएस लेवल 2 सिस्टम जो यूरोपियन कंपनियां यूज करती है, यूरोपियन होता है, उसका अनुबंध करने के लिए चुन लिया। तो इसको लेकर के झगड़ा हुआ। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि ट्रेन आपकी, ट्रैक मेरा, सिग्नल किसी और का, कैसे चलाएंगे आप? ये सारी चीजें पहले डिसाइड करने की है, परियोजना का उद्घाटन करने के बाद, शिलान्यास करने के बाद होता है? ये जो उल्टी गंगा बहाने का कार्यक्रम है, ये केवल मोदी जी कर सकते हैं। इसीलिए सर यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि अगर जापान जब सब कुछ इतने कम कीमत पे सारी चीजें कर रहा है आपके लिए, तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों खड़ी हो रही है, ये झगड़ा क्यों खड़ा हो रहा है? क्या मोदी जी का यहाँ पे ऐसा कौन सा इंटरेस्ट आकर के खड़ा हो गया? क्या इसमें ऐसा तो है नहीं कि सिग्नल जो है वो अडानी जी डिलीवर करेंगे या अंबानी जी का इसमें कोई रोल हो? अमेरिका की बात भी नहीं हो रही कि अमेरिकी कंपनी हो, ट्रंप साहब का आदेश हो, ट्रंप के किसी करीबी की कंपनी हो। अगर ये सारे एंगल नहीं है तो फिर मोदी जी का ये इंटरेस्ट क्यों कि जो आदमी इतने कम दर पे काम कर रहा है, सस्ते में काम कर रहा है, उससे झगड़ा कर लिया जाए? रामप्रकाश जी, ये सारा इश्यू ही विजन का है। जब आपके पास कोई विजन नहीं होता तो फिर आप लफाजी करते फिरते किसी बात को जस्टिफाई नहीं कर पाते। 508 किलोमीटर के इसमें जब बुलेट ट्रेन चलाएंगे, बहुत सारी स्टडीज आई कि ये वायबल ही नहीं होगी। जो प्राइसेस इसके हैं वो जहाज की टिकट से भी महंगा होगा। तो तमाम तरह के, वो मोदी जी उन चीजों पर नहीं सोचते। उन्होंने तो पानी में जहाज उतार दिया था, आपको पता है, चुनाव से पहले गुजरात में। वो जहाज कहां चला गया, वो पानी कहां चला गया? साबरमती तट पर देखा था ना आपने, पानी के अंदर लैंडिंग कर रहे थे, डंका बजाया था। उसके बाद वो जहाज दोबारा देखा हो तो बता दीजिए आप। तो मोदी जी इस तरीके के काम लगातार करते रहे। विजन का सवाल है इसमें। जब आप सारी बातचीत कर रहे थे, उसकी पूरी टाइमलाइन पे आऊंगा मैं, जब आप सारी बातचीत कर रहे थे, ये सारी चीजें तब क्लियर होती है। बेसिकली क्या है रामप्रकाश जी, जो मंत्री ने ट्वीट किया है मैं उसको कोट एंड कोट बताता हूं आपको। भारत में शिनकानसेन बुलेट ट्रेन परियोजना ऐसी परियोजना है जिसमें मैं स्वयं शामिल रहा हूं। कोट कर रहा हूं मैं उसको, ट्वीट कोट कर रहा हूं, आप भी दिखा दीजिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बैठकों और वार्ताओं में जो बात सबसे अधिक सामने आई, वह भारतीय पक्ष की बार बार दिखाई देने वाली लापरवाही थी। वे किसी भी कीमत पर अपने वायदे नहीं निभाते। यदि कोई वायदा करते भी हैं तो उससे तुरंत पलट जाते हैं। वे अंत तक केवल अपने हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। इस परियोजना के प्रभारी मंत्री विशेष रूप से बहुत ही खराब थे। याद रखिएगा 2017-18 में कौन थे प्रभारी मंत्री? अभी जो डंका बजाते हैं ना, ताली बजाते हैं साथ खड़े होकर के, रील बनाते हैं और जो पोगो की आवाज में बोलते हैं, वही वाले थे। यदि शीर्ष स्तर का व्यक्ति ही ऐसा हो तो किसी भी तरह का सम्मानजनक या भरोसेमंद समझौता होना संभव नहीं। इस परियोजना में दिल से मेहनत करने वाले सभी जापानी लोगों के सम्मान की खातिर मुझे यह कहना ही होगा कि मुझे 100% विश्वास है कि इस परियोजना के आगे नहीं बढ़ पाने का कारण पूरी तरह भारतीय पक्ष है। प्रधानमंत्री ताकाइची की हाल की यात्रा से भी कोई परिणाम नहीं निकला। अभी आपको ध्यान होगा ना, जब मोदी जी विदेश से आए थे तब जापान की प्रधानमंत्री भी आई थी और मोदी जी अगले दिन फिर उड़ गए थे। तो प्रधानमंत्री ताकियाचा की यात्रा से कोई परिणाम नहीं निकला। इंडिया शिंकानसेन की विफलता सुरक्षा की कुंजी माने जाने वाली सिग्नल प्रणाली से जापान को बाहर रखा गया है। ये बात उन्होंने अपने ट्वीट में कही। ये पूर्व जस्टिस मंत्री हैं एंड हु इज प्रिवी टू ऑल द डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू बुलेट ट्रेन्स। तो उसने जब ये बात कही तो आप सोचिए कि भारत की जो इंटरनेशनल इमेज है वो भी एक जापान जैसे सहयोगी देश के साथ। आपका जो अब सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव ने भारत के लिए, भारत के हितों की पैरवी की, इसलिए उनका विरोध हो रहा है। तो भाई साहब, ये सारी चीजें तो जब एग्रीमेंट एमओयू साइन हुआ तब करने की चीजें होती है कि कौन सी सिग्नल प्रणाली होगी, क्या प्राइस होगा, कौन से कंपार्टमेंट यूज होंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी हम लेंगे, कौन सा रोलिंग स्टॉक होगा। होगा या नहीं होगा, ये पहले चर्चा होती है बाद में होती है? पहले एग्रीमेंट करोगे बाद में चलोगे ये सब करने, जैसे फ्रांस से रफाल लेकर के बाद में सोर्स कोड मांग रहे थे। तो ये कुछ भी कर सकते हैं ये नॉन बायोलॉजिकल लोग। अब रामप्रकाश जी, सवाल ये है कि एक तरफ मोदी जी जिस दिन आज डंका बजा रहे थे हरियाणा के जींद में कि भाई हमने देश की पहली सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन कर रहे थे, एक तरीके से 300 टन फूल लगा करके बहुत कायदे का जो इवेंट करते हैं वो, और दूसरी तरफ उसी समय ये खबर जापान से आ रही थी कि मोदी जी की जो सो कॉल्ड सबसे बड़ी परियोजना है, मोदी जी के तो सपनों का ड्रीम है ना, ये 2014-15 में जब वहां के शिंजो आबे आए थे, उनको अहमदाबाद लेके गए थे, वहां पूरा नाटक क्रिएट किया गया था।
तो 12 साल तक जो आपकी चली थी वर्ल्ड क्लास फोटो ऑप्स, कोई जवाबदेही के बिना, अंतहीन बहाने, जबकि बुलेट ट्रेन अफसरशाही की उलझनों में फंसी पड़ी है। बेतुके वायदे, टूटी समय सीमाएं और दुनिया भर में शर्मिंदगी। आपका नया भारत अब पूरे तरीके से मजाक बन चुका है, जिसे आपके सहयोगी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जापान आपको पता है रिलेटिवली बड़ा ठंडा देश है, वो इस तरह की बयानबाजी में भरोसा नहीं करते, अपने काम से काम रखते। इन चीजों को वो वेस्टेज मानते हैं, समय की भी, एनर्जी की। लेकिन कोई तो ऐसी स्टेज आई होगी ना जिसके लिए कहीं ना कहीं वो मजबूर होकर के ये बात कहनी पड़ी होगी। तो अश्विनी वैष्णव को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए इस पर कि भाई क्या इशू है, क्यों, और ये सारा का सारा विजन का जो लेख था वो किसके पार्ट पे हुआ। इस तमाशे से हटिए और काम करके दिखाइए, वरना मान लीजिए कि आप सिर्फ बातें ही करते हैं। अश्विनी वैष्णव जी रील बनाने का काम सबसे अच्छा करते हैं। मोदी जी रील को रोजगार बता चुके हैं, तो उनको अपने रील बनाने का धंधा शुरू कर लेना चाहिए। जरूरी है रेल कोई और चला लेगा, और नहीं तो गडकरी को बुला लिएगा तो उड़ा ही देगा। बस भी उड़ाने वाला है तो ट्रेन भी उड़ा देगा हवा में। तो ऐसी दुर्दांत प्रतिभा इनके पास बहुत है। सत्ता में आने के तुरंत बाद मोदी ने ऐसी कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, आपको याद होगा, जिन्हें पिछली मनमोहन सिंह सरकार ने शुरू किया था। उसके पूरे होने के बाद कोई प्रगति किसी भी प्रोजेक्ट पे हुई हो तो बताइए, क्योंकि उनकी सरकार प्रोजेक्ट्स में देरी करती रही और उसका असली प्रोजेक्ट जो है केवल वो चल रहा है, और वो प्रोजेक्ट है हिंदू मुस्लिम का, लूटपाट का, डकैती का। उसने उस लूटपाट के प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने धर्म को भी नहीं छोड़ा और प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ा। ये जो बुलेट ट्रेन की लागत थी राम प्रकाश जी, ये डबल से भी ज्यादा हो चुकी है, और इस समय भी प्रोजेक्ट 6 साल लेट है। कितना काम पूरा हुआ, कितना नहीं, ये अश्विनी वैष्णव बता दो। और कोई भी प्रोजेक्ट जो ये मोदी सरकार लेकर के आई है, अगर एक भी पूरा हो तो उसका नाम बता दीजिए। मुंबई अहमदाबाद का इंटरनेशनल अगर हम उस पर देखें सर, तो तमाम सारी ऐसी डील्स हैं जो लगातार जो पाइपलाइन में है और लंबे समय से पाइपलाइन में है, उनके फायदे इस देश को गिनाए जाते हैं। भाई बुलेट ट्रेन 6 साल लेट है, इस तरीके के कमेंट जापान के मंत्री का आ रहा है, लेकिन हमारे देश में तो चुनाव में बार बार और लगातार, चुनाव के अतिरिक्त तमाम रैलियों, तमाम मंचों से विकसित भारत की तस्वीर खींचने में बुलेट ट्रेन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। उसी तरीके से आज ट्रेड डील के फायदे बताए जा रहे हैं, कभी अमेरिका से ट्रेड डील का फायदा बताया जा रहा है, कभी यूरोप से ट्रेड डील का फायदा बताया जा रहा है, अब वो ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम और क्या क्या चल रहा है, न्यूजीलैंड से कुछ चल रहा है। पाइपलाइन में सब है, जमीन पर उतरता हुआ कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन फायदा इस हर डील से भारत के लोगों को अथाह हो रहा है, खूब हो रहा है। नहीं राम प्रकाश जी, इस पूरे प्रोजेक्ट को समझिए। आपने झूठ बोलना है और मुझे उसको प्रोपेगेट करना है, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है। तो सरकार झूठ बोलेगी और ये पोमेरियंस समझबाग दिखाएंगे। आपने कल के हेडलाइंस देखे थे, जब ट्रंप सरकार रूस से तेल खरीदने पर 500% टैरिफ लगाने की बात कर रही थी और बाकायदा प्रस्ताव किया गया, तो ट्रंप ने कहा कि नहीं 100% करेंगे। तो भारत के पोमेरियंस ने सबने एक हेडिंग छापा कि भारत को बड़ा लाभ हो गया, 500 की बजाय 100% टैरिफ लगेगा। आप कल्पना करके देखिए, सारे के सारे पोमेरियंस पे ये हेडिंग था। मैंने कार्यक्रम किया इस पे बाकायदा। तो इस देश में जो ये प्रोपेगेंडा है झूठ का, ये इस तरीके से फैलता है कि सरकार से सीधे सवाल पूछने की बजाय कि क्या आप अमेरिका की कॉलोनी बन गए हो, उस 100% का डंका बजाने तुम्हें। मैं परियोजनाओं की देरी की बात कर रहा था। 100 स्मार्ट सिटीज देश में बन चुके हैं, आप उनमें से किसी में गए कि नहीं? जिसमें आप रहते हैं मेरे ख्याल वो भी स्मार्ट सिटी बनना था, जहां पर आप रहते हैं बन गया होगा, मुझे पता नहीं। 100 स्मार्ट सिटी मोदी जी ऑलरेडी बना चुके हैं, चालू है सारे के सारे। जो परियोजनाएं मेन, जो उनकी जो प्रोजेक्ट थे जिनका वो बड़ा दावा करते थे, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन 2014-15 में साइन हुई थी और लक्ष्य था अगस्त 2022 का। अब गुजरात खंड का लक्ष्य 2028 और पूरी परियोजना का लक्ष्य 2029-30 के आसपास माना गया है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 2020 तक पूरा होना था, चरणबद्ध रूप से अलग अलग चरणों में पूरा हुआ। पूरी परियोजना में कई वर्षों की देरी हुई। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये भी 2020 तक पूरा होना था, विभिन्न खंडों में देरी के बाद अधिकांश भाग चालू हुआ। चिनाब रेलवे ब्रिज एवं मुजफ्फर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक, कई बार समय सीमा बदली गई, परियोजना निर्धारित समय से कई साल बाद पूरी हुई। जोजिला सुरंग शुरुआती लक्ष्य 2026-23 का, अभी निर्माण जारी है, समय सीमा आगे बढ़ा दी गई। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 2024 तक संचालन का लक्ष्य था, उसके बाद अभी हाल में करके हटे हैं, और जब करा तो पानी किस तरीके से बह रहा था वो आपने देख ली होंगी सारी तस्वीर। नया मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 2024 का लक्ष्य था, नवी मुंबई जिसकी आप बात कर रहे हो, निर्माण में देरी हुई, नई समय सीमा निर्धारित की गई, वो भी अभी चालू किया गया। बोगीबील रेल सड़क पुल से जुड़े कुछ संपर्क कार्य चरणबद्ध समय सीमा थी, कई चरणों के बाद आखिर में पूरा हुआ।
इसी तरीके से स्मार्ट सिटी मिशन देख लीजिए, नमामि गंगे देख लीजिए, भारतमाला परियोजना देख लीजिए। मोदी जी ने जो बात कही है, कोई आज तक समय पर पूरी हुई तो एक का नाम बताइएगा। तो ये है इनका सारे का सारा, और उसके बाद कोई सवाल नहीं। अगर इस देश के अंदर सिस्टम काम कर रहा होता तो सीएजी इन सब के ऊपर सरकार को कैसी लताड़ लगाता, कॉस्ट ओवररन को लेकर, टाइमलाइन ओवररन का। लेकिन अब कोई पूछने वाला नहीं। 500% को 100 कर दो तो राहत मिल जाती है भारत को। मोदी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो जाता है, ट्रंप राहत दे देता है। तो इस देश में तर्क को कुतर्क में बदल दिया गया है, उसके अलावा कुछ नहीं। सच को चर्चा मत करो, झूठ को प्रोपगेट करो। जब आप इसकी बात करते हैं, मैं इसकी क्या नाम है, बुलेट ट्रेन की, तो इसकी टाइमलाइंस देखिएगा। 2015 से 17 के बीच में परियोजना की घोषणा हुई और आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री मोदी, जैसा मैंने कहा, जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ 14 सितंबर 2017 को गुजरात के अहमदाबाद में आधारशिला रखी है। जापानी शिकानसेन ट्रेन थी, उसी तकनीक पर आधारित थी। पहली हाई स्पीड रेल परियोजना थी। कुल लंबाई 508 किलोमीटर थी। गुजरात में 352 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 156। कुल 12 स्टेशन बनने थे। मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था 6 साल का, दिसंबर 2023 तक पूरा काम। आज कहां पे हो आप? आज आप हो जुलाई 2026 में, और 2030 में 5 फेज में भी चल जाए तो मेरी गारंटी है। और ये बुलेट ट्रेन की बजाय कौन सी ट्रेन होगी वो भी देख लीजिए। मूल लक्ष्य जो मैंने कहा आपको, दिसंबर 2023 तक पूरा करना था। 17 से 22 के बीच में क्या होता रहा? भूमि अधिग्रहण, डिजाइन, शुरुआती निर्माण कार्य। भूमि अधिग्रहण और महाराष्ट्र में तमाम चुनौतियां, टनल, समुद्री हिस्सा, ये वो, देरी होती गई। 2023 से 25 के बीच क्या हुआ? निर्माण में सोकाल तेजी आई। गुजरात में वियाडक्ट, पियर्स, गर्डर और ट्रैक कार्य तेजी से आगे बढ़े। महाराष्ट्र में काम फिर के दिया धीमा रहा। अभी प्रगति आप देखेंगे, वियाडक्ट गार्डर 350 प्लस किलोमीटर में पूरा हो गया है। 450 किलोमीटर वियाडक्ट वाले रूट को बड़ा हिस्सा। पियर्स 450 किलोमीटर में लग गए हैं। ट्रैक बेड 190 उस पर लग गया है। रूट किलोमीटर आरसी ट्रैक बेड हो गया है। कुछ पर सीएम इंजेक्शन भी लगे हैं। 17 नदी ब्रिज और 14 स्टील ब्रिज पूरे हुए हैं। गुजरात के 4 माउंटेन टनल पूरे। मुंबई में बीकेसी, शिल्फाटा और ये सारी चीजें, एक मिनट, टीबीएम टनल का काम शुरू हुआ है। कुल प्रगति अब तक सिविल वर्क्स की केवल 80% हुई है, और अभी भी फेसेस में चलाने की बात है। प्लान क्या है वो सुनिएगा। अगस्त 2017, जो श्रीमान जी ने बताया 3 दिन पहले भी, सूरत से बिलीमोरा लगभग 47 से 50 किलोमीटर फर्स्ट फेज। ये बुलेट ट्रेन चलाएंगे ये भाई। 508 में से 47 से 50 किलोमीटर, वो भी 10 साल लगे उस काम में। फिर सूरत से व्यापी 100 किलोमीटर। इस तरीके से ट्रेन को आगे चरणों में बढ़ाएंगे आप। 2028 में ठाणे अहमदाबाद सेक्शन चलेगा। दिसंबर 2029 में पूरी 508 किलोमीटर लंबाई अहमदाबाद साबरमती कॉरिडोर चालू होगा। तो आप कल्पना कर लीजिए कि डबल से भी लगभग 2.5-3 गुना टाइमलाइन हो जाएगी। कॉस्ट ओवररन हो जाएगा। इन्हें कोई परवाह नहीं, ना कोई सवाल है, ना कोई सीएजी है, ना कोई जवाब मांगने वाला है। ये है मोदी जी का डंका। अगर जापानी मंत्री के बयान आ जाने के बाद क्या कुछ बदलेगा? क्या फर्क पड़ेगा सरकार को? पता नहीं सकता राम प्रकाश जी। आप किसी का विजन थोड़ी चेंज कर दोगे। आप किसी की मुद्दे की समझ थोड़ी चेंज कर देंगे। आप क्लैरिटी ऑफ थॉट थोड़ी पैदा कर देंगे। अगलों ने तो पिछले 100 साल में करी ही लफाजी, फैलाया ही झूठ है, किए ही झूठे दावे, बदला ही इतिहास है। सच्चाई पे, तर्क पे तो कभी कोई बात करता नहीं ना। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में रेलवे मंत्री पोगो की भाषा में बात कर रहा है मंच के ऊपर। आप कल्पना कर सकते हैं क्या? जो अपने पद का जिस तरीके का अवमूल्यन और प्रधानमंत्री के पद का अवमूल्यन, उनकी मौजूदगी, कोई पूछने वाला है इस देश के अंदर? और ब्यूरोक्रेट रहे, सोचिएगा, कैरियर ब्यूरोक्रेट रहे, वहां से ये रहे, उसके बावजूद इस तरीके का नकारापन। तो ये आप पूरी सरकार के अंदर, जो मैं आपको बार बार कहता हूं ना, कि मोदी सरकार में जो टैलेंट का डेफिसिट है वो हर स्तर के ऊपर है। मुझे पूरे देश में मोदी जी की कैबिनेट में एक मंत्री बताइएगा, एक मंत्री जो अपनी किसी भी उम्मीद पर खरा उतरा हो। निंदा नाथ से लेकर के गृह मंत्री अपना काम छोड़ करके सारे काम करते हैं। अमित शाह सरदार पटेल से अपनी तुलना करते हैं। कई बार फोटो देखा होगा, जब ऑफिस में बैठे होते हैं, पीछे सरदार पटेल का वो लगा होता है। तो प्रोजेक्ट करने की कोशिश वो करते हैं। एक बार मणिपुर का हाल देख लीजिए जाकर के, कोई जिक्र भी हो तो उसका, मणिपुर में क्या हो रहा है। भारत का हिस्सा है भाई, सीमावर्ती राज्य है, कोई पूछने वाला है क्या?
तो किसी मंत्रालय को उठा के देख लीजिए, रक्षा मंत्री संसद में कहता है कि हमारे किसी जाबाज को कोई क्षति नहीं पहुंची, और अभी क्या सामने आया आपके कि 6 जवान शहीद हुए थे। संसद के पटल पर झूठ। गृह मंत्री जी मंच पर संसद में ये कहते हैं, जब 370 हट रही थी, कि फारूक अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है, और अगले दिन क्या वीडियो आया उनका श्रीनगर से कि मेरे घर के बाहर सिक्योरिटी लगा रखी है, हाउस अरेस्ट है। ये तो मैं संसद के पटल की बात कर रहा हूं। और मोदी जी के जितने भाषण, जितने वो सुबह से शाम तक देते हैं, उन पे अगर ट्रंप की तरह लाइव मीटर लगा देंगे तो ट्रंप का जो इंटरनेशनल झूठ की चैंपियनशिप है, जो चैंपियन है, उसमें उनका खतरे में पड़ जाएंगे अगर मोदी जी के सारे फैक्ट चेक आप कर ले तो। लेकिन यहां ना वो किसी के अंदर दम है, ना उसको कोई दिखाएगा। यहां तो भक्त बुलेट ट्रेन के कार्यक्रम में 8 साल की देरी को भी उसको जायज कराने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने अच्छा ही तो किया कि यूरोप से सिग्नल सिस्टम ले लिया। तो ये बात पहले तो नहीं बताती आपको, सिग्नल सिस्टम भी चाहिए होता है ट्रेन के अंदर। तो आज उसको तर्क कुतर्क अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो आप अपना सर पीट लेंगे कि ये लोग आते कहां से ऐसे कुतर्क लेकर के। भाई ऐसी ही बात है तो अश्विनी वैष्णव जवाब दे देना आकर के। मंत्री ने आरोप लगाए हैं, आपका नाम लेकर के आरोप लगाए हैं कि मंत्री सबसे खराब था, तो जवाब किसका बनता है, भक्तों का, आईटी सेल का, या अश्विनी वैष्णव का? आपने कहा झटका मोदी जी को लगेगा। मोदी जी, अश्विनी वैष्णव, इनको कोई झटका नहीं लगने वाला। इनके छुटभइये जो कार्यकर्ता है ना, अगर पेपर लीक में रामप्रकाश जी उनका नाम आ जाता है तो मीडिया खबर को हजम कर जाता है। आप तो रेल मंत्री और प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। जब नीट का पेपर लीक हुआ, शायद हमने चर्चा भी की थी मैंने आपने, कि जयपुर का एक भाजपाई था जो सड़कों पे होर्डिंग्स और ये लगाता था, उसका नाम आया, पूरी खबर ये हजम कर गया मीडिया। हमें जबरदस्ती वो निकलवानी पड़ी वहां जयपुर से सारे के सारे फैक्ट्स। ये परिस्थिति इस देश में है। आपको लगता है कि उनको झटके लगेंगे? उनको झटके तो लगाने वाले चले गए ना। अब तो कंप्रोमाइज मीडिया है, चरण चाट मीडिया है। सवाल पूछेगा कौन? 100 से स्मार्ट सिटी बनने थे, किसी का नाम हो तो बताइए मुझे कहीं। कौन जिम्मेदार है? स्मार्ट सिटी की परिभाषा बताई मोदी जी ने कभी क्या होता है स्मार्ट सिटी? बन भी गए, खत्म भी हो गए, परियोजना का भी कुछ नहीं पता। सारे किसानों की आय दोगुनी होगी। केवल 2 सेठों की आय कई हजार गुना हुई है। मतलब ये साफ है सर कि अब तक जो कुछ बताया जा रहा था वो पूरी तरीके से इस देश के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा था, गुमराह किया जा रहा था। रामप्रकाश जी, मूर्ख तो हम हैं ही, हमें बनाने की जरूरत नहीं, हम मूर्ख हैं। हम जब सवाल मुक्त हो चुके, जवाब मुक्त हो चुके, जवाबदेही मुक्त हो चुके और प्रोपेगेंडा युक्त हो चुके, सुबह से शाम तक हम प्रोपेगेंडा पे तो झूमते। मोदी जी की किसी भी देश यात्रा पर क्या निकल के आया, कोई बताता है क्या आपको? आप मुझे एक बात बताइए, क्या चल रहा है कि 100% अमेरिका टैरिफ लगाने वाला है भारत के ऊपर रशिया तेल के दे। रशिया ने सार्वजनिक तौर पर, अपने अमेरिका ने सार्वजनिक तौर पर यह परमिशन नहीं दी भारत को कि आप रूस से तेल खरीद लीजिए। तब जाकर के 52% तक हमारा बढ़ा। वो 500 से 100% कैसे कर देंगे और 100% कैसे लगा देंगे? क्या मोदी जी का एक शब्द आया? चाइना ने अच्छे से धमकाया अमेरिका को कि ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, दुनिया के नॉर्म्स के खिलाफ है, फला है, ये हो। आपके यहां से एक शब्द निकला हो तो बता दीजिए। हाँ, एक काम जरूर हुआ। 2 दिन पहले आपको अगर ध्यान हो, राइटर्स ने एक खबर चलाई कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील में डिले होने वाली है। 5 मिनट के अंदर जो है पीयूष गोयल सामने आए कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 100% टैरिफ पे नहीं आए पीयूष गोयल आगे। ट्रेड डील की ऐसी क्या आफत हो रखी है बताइएगा? कि ट्रंप ने इतनी बात जुमरोड़ रखी है, आप उनके सामने मुंह नहीं खोल पाते, पर्ची पढ़ के हिज एक्सीलेंसी करते हैं। क्या कहा प्रधानमंत्री ने? बता दीजिए मुझे एक भी बात। जहां पे चबार पोर्ट के पास कितनी बार, 4 बार हमला कर चुका है अमेरिका। 1000 करोड़ रुपए हमने लगाए, हजारों करोड़ रुपए। चबार पे पहले जाने से मना कर दिया, उसको पोर्ट के सारे टर्मिनल्स उड़ा दिए। मोदी जी के मुंह से एक शब्द निकला क्या? जो हमारे भारतीय नाविक मारे गए, 14 नाविक मारे गए भारत के अब तक, मोदी जी के मुंह से एक शब्द निकला क्या? डिमार्च ईरान के उसको। तो ये सारी चीजें रामप्रकाश जी, ऐसा सिस्टम भारत के अंदर जो है जवाबदेही मुक्त, बिल्कुल संवेदनाहीन, इस तरह की सरकार जो है उसको लोकतांत्रिक सरकार आप कहेंगे तो कैसे कहें? जो ना सच बताती है, ना जवाबदेही स्वीकार करती है, कुछ भी नहीं। जो मर्जी आते हैं वो केवल प्रोपेगेंडा करते हैं। किसी पीएम को देख लीजिए, मंत्री को देख लीजिए, पार्टी को देख लीजिए, आईटी सेल को देख लीजिए, मीडिया को देख लीजिए, सारे के सारे एक रकम है। जी, अब ये मीडिया का रोल तो खैर उस पर तो क्या ही डिस्कस करना, लेकिन जो सरकार की कार्यप्रणाली है और तमाम अलग अलग मामलों में हम देखते आ रहे हैं, डील
एक डीलों को लेकर के जो जिस तरीके से देश के लोगों को गुमराह किया जाता है, उस पर जितनी बातें की जाती हैं, वास्तव में काम कितना हो रहा है, इस पूरे एक ट्वीट से वो पूरा असलियत देश के सामने आ रही है। अब देश के लोग इसको कैसे लें ये देखना होगा। बाकी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी, आईटी सेल और ये सारे लोग तो अपनी मेहनत करेंगे ही, जो हर मुद्दे पर करते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।